हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद एडिटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 17 मई 2021। तो आज हम देखेंगे कि 17 मई 2021 में द हिंदू, दैनिक जागरण और जनसत्ता में कौन से आर्टिकल सबसे इम्पॉर्टेंट आए हैं और उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो द हिंदू में आए हैं। तो आज हम द हिंदू के दो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया चाइना रिलेशन और वुमेन का वर्किंग फोर्स में पार्टिसिपेशन को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आज है 17 मई 2021। तो आज हम देखते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन से आर्टिकल सबसे इम्पॉर्टेंट आए हैं। अर्थात द हिंदू के अंतर्गत आज जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आए हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। शेष न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं उससे जो पॉइंट्स हैं उनको हमने यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। साथ ही कल जब हम आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर कंप्लीट कराएंगे तो वहाँ पर इन हिंदी न्यूज़पेपर्स के भी पॉइंट को वहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। तो आज हमें द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को देखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं। खासतौर पर आपसे मेंस आंसर राइटिंग में GS 2 में और GS 3 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इन एक एक आर्टिकल्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला आर्टिकल है हमारा इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर। ये रिलेशन इसमें दो तरीके का बताया गया राइटर के द्वारा। एक तो ये बताया गया कि इंडिया और चाइना का प्रीवियस टाइम पीरियड पे कौन से डिस्प्यूट थे, उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है, और दूसरा ये बताया गया है कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान पे सेकेंड वेव में किस तरीके से इंडिया की जो लिगेसी है या इंडिया का जो डोमिनेंस है खासतौर पर एशियन कंट्री के रीजन के रूप में वो कैसे डाइल्यूट हुआ है। तो उस पूरे डिस्प्यूट को बैकग्राउंड के साथ में हम यहाँ पे कवर करेंगे ताकि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से ये क्लियर हो सकें। इसके अलावा हमारा आज ये जो दूसरा आर्टिकल है वो है कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान चाहे फर्स्ट वेव हो या सेकेंड वेव हो उसमें किस तरीके से वुमेन का वर्किंग फोर्स में पार्टिसिपेशन कम हुआ है। हालांकि जो कि पार्टिसिपेशन पहले से ही कम था और इसके पीछे क्या रीज़न है, गवर्नमेंट को कौन कौन से स्टेप लेने की आवश्यकता है जिससे वुमेन के वर्क में पार्टिसिपेट को फिर से इंश्योर किया जा सके। तो इन सभी आर्टिकल्स को काफ़ी डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है द रोड फ्रॉम लद्दाख इज पेव्ड विद डिसरप्शन। सिंपल सा आर्टिकल है। इसमें लेखक ने बताने की कोशिश की है कि जैसा कि आपको पता हो कि प्रीवियस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि इंडिया और चाइना के मध्य गलवान वैली में टसल की शुरुआत हुई थी। गलवान वैली में ही केवल वो टसल नहीं हुई थी बल्कि गलवान वैली के साथ साथ अन्य 7 क्षेत्रों में भी उस टसल को देखा गया था। वो 7 जो क्षेत्र थे उसमें एक था डेप्सांग प्लेन, एक था गोगरा, एक थी गलवान वैली, एक था हॉट स्प्रिंग, एक था नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग लेक, कैलाश रेंज और डेमचोक। ये जो मेन 7 रीजन थे यहाँ पर डिस्प्यूट की शुरुआत हुई थी। डिस्प्यूट का रीज़न क्या था? डिस्प्यूट का एक बेसिक सा रीज़न ये था कि जो गलवान वैली का एरिया है उस गलवान वैली की 14,500 फीट ऊंचाई की एक पूरी की पूरी वो पहाड़ी है, उसी से लगती हुई उस पहाड़ी का जो आकार है वो एक तरीके से फिंगर प्रकार का है। आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे मैप में हम आपको दिखाते हैं फिर आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे देखिए, ये तो हो गया इंडिया चाइना का। हाँ, इस जगह पे 1 मिनट, ये PDF हमने आपको शेयर कर दी है, आप में से कई सारे बच्चों ने देखा होगा। हाँ, ये देखिए, ये जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये गलवान वैली है ये पूरी की पूरी, और ये हमारी पैंगोंग लेक है। तो इस पैंगोंग लेक और गलवान वैली में था क्या पहले कि इंडिया फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक और चाइना फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 तक इनकी दोनों की सेनाएं गश्त लगाती थी, मतलब रेकी करती थी। ये एरिया बीच का किसी के उसमें नहीं था, ठीक है। इंडिया का जो एरिया होता था वो फिंगर 3 तक का एरिया होता था, इनका जो एरिया होता था फिंगर 8 के बाद का एरिया होता था। ये फिंगर 8, फिंगर 2, ये पहाड़ियों का क्रम है एक तरीके से, ठीक। तो इंडिया यहाँ पे अच्छे तरीके से आपस में आते जाते रहते थे सैनिक। हुआ लेकिन क्या यहाँ पे कि चाइना के सैनिकों ने इंडिया के सैनिकों को मना कर दिया कि आप फिंगर 8 पर आके गश्त नहीं लगा सकते, और साथ ही चाइना के सैनिकों ने कहा कि जो फिंगर 4 का एरिया है ये हमारा है, तुम फिंगर 3 तक ही रहो।
अर्थात सामान्य इशू यही था। बात रही थी लड़ाई कुछ नहीं थी, लड़ाई को उत्पन्न करना उनका एक बहाना था। ये तो एक तरीके का बहाना था, इसलिए यहाँ पे फिंगर्स को लेकर ये लड़ाई हुई। और ये लड़ाई इन अलग अलग क्षेत्र में, जो जम्मू कश्मीर के जो रीजन के अलग अलग क्षेत्र थे वहाँ पर शुरू हो गई, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वहाँ के उस समय के 7 रीजन थे, ठीक है, जिसमें कि आप ये देप्सांग प्लेन देख सकते हैं, गलवान वैली देख सकते हैं, नॉर्थर्न बैंक देख सकते हैं, साउदर्न बैंक देख सकते हैं, हॉट स्प्रिंग देख सकते हैं। क्लियर? ये पूरे के पूरे 7 रीजन थे जहां पे ये विवाद शुरू हुआ था। तो परिस्थितियां ये हुई कि जब ये विवाद शुरू हुआ तो ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कभी टसल होगी, लेकिन गलवान वैली में आपस में जब झड़प हुई तो इस झड़प में इंडिया के कई सैनिक मारे गए। हाँ, ये बात अलग है कि शुरू में भारत सरकार ने इस बात को पूरी तरीके से अवॉइड किया, लेकिन जैसे जैसे प्रिंट मीडिया में और अलग अलग जो कॉमर्शियल सैटेलाइट्स हैं उन्होंने जब ये दिखाने की कोशिश की तो इंडिया ने भी ये माना कि हाँ, हमारे इतने सैनिक मर गए हैं और यहाँ पे ऐसा इतना डिस्प्यूट है। तो इसको बड़े लेवल पर सुलझाने की बात हुई तो भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि तुम एक काम करो कि जो नॉर्दर्न बैंक है पैंगोंग लेक का उत्तरी हिस्सा, वहां पर चाइना ने कब्जा कर लिया था फिंगर 4 पे। अभी मैंने आपको फिगर दिखाया, ठीक। तो इनको ये आदेश दिया गया कि आप एक काम करो कि आप नॉर्दर्न बैंक की जगह पे चाइना का जो रीजन है साउदर्न बैंक, वहां पे आप कब्जा कर लो। क्यों कब्जा कर लो? सिंपल सी बात है, जहां पे चाइना का डोमिनेंस है, अगर आप वहां पे कब्जा कर लेंगे तो आप एक तरीके से क्या कर सकते हैं, कोऑपरेशन कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं कि आप साउथ बैंक के रीजन को हम छोड़ देंगे, आप हमारे नॉर्थ बैंक के रीजन को छोड़ दीजिए। इसी को बोलते हैं स्ट्रेटजी ऑफ डिनायल। और हुआ यही, यानी कि इंडिया जब अपनी इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर आ गया तो इंडिया ने जो समझौता किया उसमें कहा कि आप ये रीजन छोड़ दीजिए। लेकिन गलती एक ये हो गई कि इंडिया ने इस डिस्प्यूट को केवल 2 जगह तक सॉल्व किया। एक गलवान वैली पे कि समझौता हो जाए, दोनों सैनिक वहां से चले जाएं एक दूसरे के, और दूसरा पैंगोंग लेक के अधिकार को लेकर। बाकी के जो 5 क्षेत्र बचे उसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट किसी भी तरीके से तैयार नहीं हुई। तैयार क्यों नहीं हुई? क्योंकि इंडिया ने ऐसा कोई प्रपोजल ही नहीं रखा। इंडिया ने ऐसा प्रपोजल क्यों नहीं रखा, अभी ये पूरी तरह से सामने नहीं आया है। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि अब तो इंडिया के पास ऐसा कोई समझौते के लिए मौका ही नहीं है कि आप इन 5 से चाइना के सैनिकों को हटा दें। अर्थात सिंपल सी बात है कि आज भी इन 5 क्षेत्रों पर चाइना के सैनिकों का डोमिनेंस है। इंडिया ने केवल यहीं पे डिस्प्यूट को सॉल्व किया है। अब प्रॉब्लम एक आती है कि कई बार ये लगता है कि ये जो रीज़न हैं बाकी के 5, इनको हम बातों से सुलझा लेंगे। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में बातें काम नहीं करती, इंटरनेशनल रिलेशन में स्ट्रेटजी काम करती है। और स्ट्रेटजी तब काम करती है कि जब आप किसी के लूप होल्स को जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्थितियाँ तो यही हुई कि हमने 2 कदम चाइना ने आगे बढ़ाया और उसने बोला कि ठीक है कि हम 1 कदम पीछे खींच ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, 1 कदम तो वो आगे ही रही ना। राइटर यही कहना चाहते हैं। ये परिस्थितियां तब और बिगड़ गई, देखने को तब और मिली जब कोविड-19 की सेकेंड वेव आई। सेकेंड वेव ने क्या किया कि इंडिया को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। तोड़ कर रखने का मतलब कि पहले तो इंडिया अपनी वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंतर्गत क्या कर रहा था कि वर्ल्ड के अलग अलग लीडर्स को या वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री को एक तरीके का इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा था, उनको एक तरीके से मेडिकल एड दे रहा था। बट परिस्थितियां तब और बिगड़ गईं जब इंडिया खुद कोविड सेकेंड की लहर में अपने यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाया और इंडिया का जो हेल्थ का बेसिक स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। और इंडिया को 16 वर्षों में पहली बार फॉरेन कंट्रीज से एड लेने की शुरुआत करनी पड़ी। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो इंडियन ओशियन में जो डोमिनेंस था या जो ग्लोबल लीडर बनने का जो सपना था वो धूमिल हो गया।
और दिक्कत तो तब आ गई कि जब क्वाड की मीटिंग में इंडिया ने ये कहा था कि हम आगे चलकर यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर लगभग 2.5 बिलियन डोजेस को निर्माण करके इनको इंडियन पैसिफिक रीजन में कंट्रीज जो आते हैं उनको फ्री प्रोवाइड कर देंगे। इससे क्या होता है इंडिया पैसिफिक रीजन में फ्री प्रोवाइड करने से फायदा ये होता है इंडिया को कि इंडिया का उस रीजन में डोमिनेंस बढ़ता, क्वाड कंट्री का वहाँ पे डोमिनेंस बढ़ता और चाइना की जो हेजमोनी है या चाइना का जो प्रभुत्व है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता। बट परिस्थितियां तो विपरीत हो गई। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि अभी भी इंडिया ने उस करार से अपने कदम पीछे नहीं हटाए, क्योंकि इंडिया को पता है कि आगे चलकर हम वैक्सीन को प्रोवाइड करा सकते हैं। इंडिया की खास बात यही है कि अपनी बातों में वो पूरी तरीके से संतुष्ट रहते हैं, लेट हो सकते हैं बट उनको करना है तो करना है। तो इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया कि नवंबर तक हम 2.5 बिलियन डोजेस इंडो पैसिफिक रीजन के जितने भी कंट्री हैं उनको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन इसी समय परिस्थितियां तब और बिगड़ गई कि जब इंडिया ने कहा था अपने पड़ोसियों को बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका इन लोगों को वैक्सीन पूरी तरह से प्रोवाइड कराने का, लेकिन इनके सीरम इंस्टीट्यूट के साथ हुए करार को इंडिया ने अब रद्द कर दिया। रद्द क्यों कर दिया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय विपक्ष का भी काफ़ी ज़्यादा हमला हो रहा है और साथ ही दिक्कत तब और आई कि जब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि हम इतना प्रोडक्शन आपको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा आप बताइए। हुआ ये कि बांग्लादेश और श्रीलंका चले गए चाइना के पास कि साहब आप हमारी मदद करेंगे। वो बांग्लादेश, वो श्रीलंका जो इंडिया पे डिपेंड थे, अब वो कहाँ चले गए? चाइना के पास। इससे क्या हुआ? इंडिया का जो बायलैटरल टाइज थी बांग्लादेश के साथ में, श्रीलंका के साथ में, वो फिर से कहीं ना कहीं टूटने लगी और फिर से चाइना का डोमिनेंस बढ़ना लगा इंडिया के पड़ोसी रीजन में। तो इससे इंडिया की जो फिर से ग्लोबल लीडर की पावर थी वो डाइल्यूट शुरू हो गई। ठीक, इसी चीज़ को राइटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इंडिया को इस समय कोविड-19 के पैंडेमिक से न केवल इंटरनल अपने आप को स्ट्रांग होना है, बल्कि चाइना की डिप्लोमेसी से बाहर निकल के अपनी ग्लोबल लीडरशिप को फिर से एक तरीके से इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को अपने पड़ोसियों के साथ में, इंस्टीट्यूट के साथ में मिलके वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम को बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको स्टॉप करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस तरीके की बातें यहाँ पे ये कहते हैं। लेकिन आगे चलकर इसमें एक और एंगल डाल देते हैं यूएसए का। वो क्या कि हाल ही में क्या हुआ है कि यूएसए पहले इंडिया के साथ में डिपेंड रहता था। कब? जब इंडिया काफ़ी स्ट्रांग होता था। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया स्ट्रांग है तो यूएसए इंडिया के माध्यम से चाइना को काउंटर कर सकता है। बट अगर इंडिया ही पूरी तरीके से कमज़ोर है तो यूएसए इंडिया को धमका सकता है, इंडिया को पूरी तरह से मजबूर कर सकता है अपनी हर एक बात मनवाने के लिए। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि जो बाइडेन प्रशासन ने पहले तो इक्विपमेंट और ऑक्सीजन सिलेंडर देने को मना कर दिया था या मेडिकल एड देने को मना कर दिया था, बट बाद में उन्होंने एक तरीके से ये चीज़ों को राजी भर लिया। और आप देखिएगा जो ही उन्होंने राजी भरा तुरंत ही उसी के एक दिन बाद चाइना के प्रेसिडेंट ने भी इंडियन पीएम को कॉल किया, मैसेज किया कि चाइना भी उनको मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करेगी। लेकिन हंसी की बात यह है कि चाइना ने जो मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड की वो ऐड नहीं थी, बल्कि इंडिया के जो मेडिकल इक्विपमेंट्स या इंडिया की जो एपीआई का मतलब एक्टिव फार्माक्यूटिकल्स जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो दवा बनाने के काम आते हैं, उनकी सप्लाई चेन को उसने स्टार्ट कर दिया। मतलब जो कागजी कार्रवाइयों में वहाँ पे एयरपोर्ट पे कार्गो रुके हुए थे उनको ओपन कर दिया। और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर फोटो पिक करके ये दिखा दिया कि देखो हम इंडिया को मदद भेज रहे हैं, और ऐसे एडवर्टाइज कर दी कि हम इंडिया को देखिए कितनी सारी मदद दे रहे हैं इतनी विपरीत परिस्थिति में भी। जबकि वो मदद नहीं थी, वो बिजनेस था, वो बिजनेस हम कर रहे थे। बट चाइना तो चाइना है, वो तो एक तरीके से दिखाना चाहता है कि देखो बीजिंग किस तरीके से उनकी हेल्प कर रहा है, बीजिंग ने कितनी फास्ट मोड पे सारी फ्लाइट्स को वहाँ पे पहुँचा दिया है, कैसे ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये कहना चाह रहे हैं राइटर कि इंडिया को
बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उनको सुलझाना चाहिए। इंडिया को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करके पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए और ना ही पूरी तरीके से उसको यूएसए पे डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो यूएसए पे पूरी तरीके से डिपेंड रहेगा तो चाइना को काउंटर करने में दिक्कत आएगी, और अगर चाइना पे डिपेंड रहेगा तो उसे यूएसए का साथ नहीं मिल पाएगा। और फिर इसके साथ तीसरा एंगल जुड़ जाता है क्या, इंडिया और पाकिस्तान। यानी कि इंडिया को दो फ्रंट में लड़ने से भी बचना है, अपने पड़ोसियों से भी सेफ्टी रखनी है, और साथ ही अपने फॉरेन अफेयर्स के साथ साथ ग्लोबल लीडरशिप के भी मैनेज करना है। तो कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती होगी कि इंडिया इन सभी इशू से कैसे अपने आप को डील करता है और कैसे अपने आप को इन सभी इशू से बाहर निकालता है। ये सारी बातें इस आर्टिकल में कही गई। यानी कि मोटे तौर पर अगर आप ये समझें कि इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कोविड-19 के पेंडेमिक ने इंडिया के जो ग्लोबल लीडरशिप पावर बनने की जो कैपेबिलिटी थी उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार्म पहुंचाया है। इंडिया को अब अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के साथ साथ अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का उपयोग करते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को फिर से री इमर्ज करने की आवश्यकता है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी चुनौती भरा कार्य है। ठीक है, तो बाकी जब कभी ऐसे सुझाव आएंगे तो हम उन पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप इस आर्टिकल को समझ गए होंगे। चलिए अब हमारा दूसरा आर्टिकल क्या है कि वुमेन का वर्क फोर्स में किस तरीके से कमी आई है कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पीरियड पे। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। अच्छा इसलिए क्योंकि हमने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार रखा है, और दूसरी इम्पोर्टेंट अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक दो डाटा आया है, काफ़ी अच्छा डाटा है जो आप आंसर राइटिंग में एज अ उपयोग कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि सर डाटा कैसे यूज करें, डाटा कैसे ना यूज करें, तो इसमें जो डाटा है वो काफ़ी अच्छा डाटा है, तो आप उसका उपयोग कीजिएगा। जैसे इसमें डाटा आया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड का, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरीके से कोविड-19 के पेंडेमिक ने वुमेन की पार्टिसिपेशन को वर्क फोर्स में कम किया है। अर्थात सिंपल सी बातें, वही बातें जो हम लोग ऑलरेडी हमेशा कभी ना कभी पढ़ते रहते हैं कि पहले जो वुमेन होती थी वो कितने परसेंट वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करती थी, पहले जो पर्सन होते थे, मैन होते थे, वो कितना पार्टिसिपेट करते थे। तो इन्हीं सारी इश्यूज़ को यहाँ पे डील किया गया है। लेकिन केवल यही डाटा इंपॉर्टेंट है, बाकी डाटा इंपॉर्टेंट कहीं से भी नहीं है, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आखिरकार ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है। ये आर्टिकल ये कहना चाहता है कि कोविड-19 के पेंडेमिक के पहले भारत में स्थिति क्या थी कि ऑलरेडी रोजगार की समस्याएं थीं और उस रोजगार में वुमेन का पार्टिसिपेशन पहले से ही कम था, और पार्टिसिपेशन कम होने के बावजूद जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा तो इसने क्या किया कि महिलाओं को एक तरीके से कम कर दिया वर्क फोर्स में अपेक्षाकृत पुरुषों के। तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसका हमने अभी आपके सामने जिक्र किया, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा है कि 18% महिलाएं 75% पुरुषों की अपेक्षा वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि किसी कंपनी में 75 अगर पुरुष हैं तो उसमें केवल 18 महिलाएं ही काम करती हैं। समझ गए? इस परसेंटेज का मतलब यही होता है। हमेशा आप जब भी आप लोग पढ़ते होंगे ना कि आखिरकार 75 और 18 का अनुपात का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब यही होता है कि अगर किसी कंपनी में 75 पुरुष हैं तो उनमें 18 महिलाएं हैं। ठीक है, तो इस बात की इन्होंने बात की। अब प्रॉब्लम ये आती कि आखिरकार इतनी कमी है क्यों वुमेन वर्क फोर्स की। तो बात यह है कि एक तो हमारे यहाँ की सोसाइटी के जो रिस्ट्रिक्टेड नॉर्म्स होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड नॉर्म्स का मतलब क्या कि महिला को कभी घर के बाहर काम नहीं करना चाहिए। जैसे आप ही लोग अपने गांव वगैरह में सुनती होंगी कि अरे आपकी बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी, ये तो किचन में काम करने के लिए बनी है, दूसरों की सेवा करने के लिए बनी है, पति परमेश्वर होता है उनके लिए बनी है, ये अपने लिए थोड़ा ना सशक्त बन सकती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट थोड़ा ना रह सकती। ऐसी जो अवधारणाएं हमारी पितृसत्तावाद की समाज की सोसाइटी में जो बनी हुई हैं, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ वर्क फोर्सेस में वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है। दूसरा इम्पॉर्टेंट आता है एजुकेशन का। ऑलरेडी आप लोग हमेशा देखते होंगे कि आपके गांव में या मोहल्ले में काफ़ी कम ही लड़कियों को इतने हाई लेवल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाता है, और अगर पढ़ाया भी जाता है तो पहले उनके साथ शर्त रख दी जाती है कि आपका 1 या 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आपका हम विवाह किसी भी पति से कर देंगे।
ठीक है, मतलब किसी भी लड़के से कर देंगे। अब वो लड़का अच्छा है, बुरा है, कमाता है, नहीं कमाता है, कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक, तो ये डिपेंडेंट आती है। चौथी बात आती है यहाँ पे कि घरेलू कामों का भी उनके ऊपर बर्डन होता है। मान लीजिए अगर शादी हो भी गई तो उनके ऊपर घर के भी काम करने, खाना बनाना है, चाय बनाना है, पति ने कहा कि जूस ले आओ, जूस भी उसके लिए बनाना है, तो कब वो अपना वर्क पूरी तरह से फुलफिल कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम आती है। तो इन्हीं चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, इन्हीं चीज़ों के लिए क्या समाधान होना चाहिए, इससे रिलेटेड यहाँ पे पूरी बातें बताई गई हैं। ठीक, अब जब पूरी बातें बताई गई तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को इस कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए जिससे वुमेन का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ सके पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बातें यही कही गई हैं कि जब कोविड-19 पैंडेमिक लगा तो उस समय क्या हुआ कि कुछ सेक्टर्स को अगर हम छोड़ दें तो उसमें जो पुरुष पहले किसी कंपनी में काम करते थे वो जब वहाँ से निकाल दिए गए तो उन्होंने क्या किया, अपना खुद का जॉब ओपन कर लिया। लेकिन जो महिलाएं थीं उनके पास ऐसे अवसर काफ़ी कम आए पुरुषों की अपेक्षा। और सबसे पहले जब पुरुषों और महिलाओं की बात आई निकालने को किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी कंपनी से, तो लोगों ने पहले महिलाओं को निकालने में प्रायोरिटी रखी अपेक्षाकृत पुरुषों के। और दिक्कत तो तब हुई कि जो महिलाएं और पुरुष जिस सेक्टर में कॉमन रहते हैं, मतलब इक्वल रहते हैं, एजुकेशन और हेल्थ, उन सेक्टर में भी सबसे पहले वुमेन को ही वर्कफोर्स से बाहर किया गया, बाद में पुरुषों को किया गया। अर्थात एक तरीके से अगर हम ये कहें कि सारी की सारी लॉकडाउन की जो गाज थी या सारी की सारी लॉकडाउन की जो पूरी परिस्थितियां थी वो महिलाओं के ऊपर ही थोप दी गई। ठीक, और लॉकडाउन की स्थिति ने क्या किया कि जब उनके पास कुछ महिलाएं अगर बच भी गईं जिनका वर्क फोर्स चल रहा था तो उनको लॉकडाउन में घर के काम और ज़्यादा करने पड़े। क्यों? क्योंकि सबके सब घर पे हैं, एक तो घर के काम करना है, दूसरा बच्चे भी घर पे हैं, उनकी स्कूलिंग देखनी है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी देखनी है, तो महिलाओं के ऊपर वर्क फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इससे उनके सामने दोहरी मार पड़ी, एक तो घर का काम भी करना है, ऑफिस का काम करना है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो यहीं पे ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को अब इसमें जब ये सेकेंड वेव ख़त्म हो जाए तो कई सारे स्टेप उठाने की आवश्यकता है। जैसे कि गवर्नमेंट ये कर सकती है कि मनरेगा में जो 100 दिन का काम होता है उस 100 दिन को बढ़ाकर 200 दिन का कर दिया जाए। साथ ही सरकार को जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उसको रिवाइव करने की आवश्यकता है। उसमें जो लूप होल्स हैं उनको पूरी तरीके से सरल बनाया जाए, उनके वेजेस को सही किया जाए, उनके वर्क फोर्स की लिमिट को सही किया जाए। जैसे मैं देखता हूँ हमारे इधर जब फैक्ट्री एरियाज़ हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पुरुष और महिला काम करते हैं तो 8 घंटे उनको कागज़ में लिखवाया जाता है, बट 12 घंटे उनसे काम लिया जाता है। मैंने कई बार, क्योंकि कई सारे जो ठेकेदार हैं, जो टेंडर्स वाले हैं, उनसे जब हमारी ऐसी पर्सनली बात होती है कि आप ये बताइए कि आप इन लोगों से 12 घंटा काम क्यों करवाते हैं, तो बोले देखिए अगर हम 12 घंटे काम नहीं करवाएंगे तो 4 घंटे की जो हमारी बचत है वो कैसे होगी। तो इन रूल्स को भी सही करने की आवश्यकता है कि भाई 8 घंटे का जब काम है महिला के साथ या पुरुष के साथ तो 8 ही घंटे काम कराइए। दूसरी प्रॉब्लम महिलाओं के साथ क्या आती है कि जब उनको किसी बेबी को जन्म देना होता है, यानी कि जब वो गर्भावस्था के दौरान होती हैं तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। और एक और बात बताएं, आप सोच कर दंग रह जाएंगे, ऐसी भी मानसिकता होती है कि कई फैक्ट्री या कई कंपनी मालिकों की, वो जब किसी भी महिला को रखते हैं अपनी कंपनी में तो उनके साथ ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपको जब तक आप हमारे यहाँ जॉब करें लगभग 1 साल 2 साल तक, तब आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई तो हमें मातृत्व अवकाश देना पड़ेगा और उसमें हमें आपको पैसा देना पड़ेगा जो कि हमारा फ्री का जाएगा। कुछ लालची टाइप के होते हैं ना कंपनी के लोग, तो ये इशू भी एक महिलाओं के सामने आता है। साथ ही महिलाओं के साथ सोशल सिक्योरिटी का भी इशू आता है, उनके लिए लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू आता है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि सरकार को ये जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल सिक्योरिटी का जो इशू है, आपने देखा होगा कि वर्क प्लेसेस में महिलाओं के साथ काफ़ी मिसबिहेवियर होता है, कई सारी कंपनियों में मिसबिहेवियर होता है, तो उस वर्क कल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी महिलाओं के इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। यहाँ पे
कई सारे सरकारी उपाय भी बताए जाते हैं कि सरकार को ये यहाँ पे करने की आवश्यकता है। अर्थात सरकार क्या कर सकती है कि जो वुमेन आशा वर्कर हैं या जो हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए एक कम्युनिटी किचन की इस्टेब्लिशमेंट कर सकती हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाएं हैं जो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हुए हैं तो उसमें और कई सारी महिलाओं को इंटीग्रेट करके वहाँ पे पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर जैसे उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनको रोजगार के अच्छे साधन मिलेंगे। साथ ही सरकार को जो स्कूल अभी बंद चल रहे हैं जिसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होता है तो उसको ओपन करने की प्रायोरिटी देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जब सरकार ये चीज़ें करेगी तो इससे न केवल वुमेन का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा बल्कि इंडिया की इकोनॉमी फिर से रिवाइव करेगी और साथ ही इंडिया में जो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो भी दूर होगी। इसके अलावा सरकार को एक काम और करना चाहिए कि सरकार को अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी शुरू करनी चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि अर्बन में क्या होगा कि जब गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम होगी तो महिलाओं को रोजगार मिलेगा और वो महिलाएं जो स्किल हैं या अनस्किल हैं वो अपने अपने हिसाब से स्टार्टअप्स को ओपन कर पाएंगी। साथ ही जो महिलाएं आंगनवाड़ी में हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हैं, जिनको एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल प्राप्त है अर्थात आशा वर्कर्स या आंगनवाड़ी की, ठीक है, उन सबको अगले 6 महीने तक 5,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाना चाहिए प्रति महीने का, ताकि उनके घर का खर्च चल सके और वो आगे अपने आप को डीमोटिवेट फील ना करा सकें। ये सारे सजेशन यहाँ पे राइटर ने देने की बात की है। कुछ सजेशन आपको अपने आप से भी ऐड कर देने हैं जो आप देखते रहते हैं कि अच्छा वुमेन्स की सेफ्टीज़ को इंश्योर करना चाहिए, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ट्राइबल वुमेन के लिए कई प्रकार के ट्राइबल वेलफेयर स्कीम चलानी चाहिए। जैसे हमने वन संपदा योजना पढ़ी थी, ट्राइफेड को हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पे वुमेन अभी नॉर्मल वुमेन की बात कर रहा है, यहाँ पे ट्राइबल वुमेन को आप इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया लाना चाहिए ताकि न्यू इंडिया को प्रमोट किया जा सके। मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत, स्टार्टअप स्टैंडअप के तहत सरकार को इंसेंटिव देना चाहिए। मुद्रा योजना को प्रमोट करना चाहिए। सरकार को खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों को प्रमोट करना चाहिए। सरकार को लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को पंचायतों को स्ट्रेंथ करने की आवश्यकता है कि लोकल लेवल पे महिलाएं जो हैं वो एम्पावर हो सकें। हालांकि सरकार ने डेमोक्रेसी में आरक्षण की तो बात कर दी है लोकल लेवल पे, बट सरकार को संसदीय परंपरा में भी ऐसा करना चाहिए ताकि इससे वुमेन अपने अकॉर्डिंग रूल्स को इम्प्लीमेंट करा सकें। ऐसे सजेशंस आप देंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। और जाते जाते आप यहाँ पे एसडीजी गोल्स के बारे में भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का भी जिक्र कर सकते हैं जिसमें वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज की बात की जाती है। क्लियर? तो इसमें हमने कई सारे एडिशनल पॉइंट ऐड कर दिए, कई सारे पॉइंट्स आपको कवर करा दिए। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हमने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको दोनों आर्टिकल आज पसंद आए होंगे। बाकी ये वाले आर्टिकल हमारे लिए किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टलेस एंड हार्टलेस और यूजिंग ऑल ऑप्शंस खासतौर पे कोवैक्सीन्स को लेकर हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे लिए ज़रूरी थी, अर्थात हमने यहाँ पे आज GS2, GS1 और GS3 के इशूज़ को कवर कर लिया है। तो मिलते हैं अपने कल कुछ नए आर्टिकल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।